आज के इस खास प्रेस वार्ता में आज हमारे बीच में देश के भूतपूर्व विदेश मंत्री, सहकारी एवं अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित मंत्रालय में मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के और वर्तमान में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं श्री सलमान खुर्शीद साहब, जो आप लोगों से खास वार्ता करेंगे। और हमारे साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, मध्य प्रदेश के नेता अभय दुबे जी, रश्मि जी, आसमा जी और अग्रवाल साहब साथ में हैं। मैं अभय जी को ये हैंड ओवर करता हूँ, इसको आगे बढ़ाएं प्रेस वार्ता। प्रिय पत्रकार साथियों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में आपका स्वागत है। हम लोगों का सौभाग्य है कि देश के मूर्धन्य नेता और विदेश मंत्री हुए समूचे विश्व में भारत के वर्चस्व को स्थापित करने वाले सलमान खुर्शीद साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद अभय जी और हमारे भाई साथी सब, यहाँ हमारी बहनें और आप सभी महान भाव, आपके समक्ष यहाँ आने का मुझे ये विशेष अवसर प्राप्त हुआ और मेरे लिए गर्व का विषय है। मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी चुनाव के इस युग में आज आप सबसे वार्ता करने के लिए मुझे निमंत्रित किया और मुझे आप लोगों से कुछ चर्चा करने का ये अवसर प्राप्त हुआ। सच्ची बात यह है कि जब प्रेस वार्ता होती है तो उसका कुछ ना कुछ परिप्रेक्ष्य अवश्य होता है। हम यहाँ आपसे किस बात का उल्लेख करें, किस बात पर विशेष प्रकाश डालें, और इस उम्मीद के साथ कि वो कहीं ना कहीं जाके आपके दिल में समाएगी और फिर कुछ प्रश्न आपके दिल में होंगे, वो आप हमसे पूछें ताकि हम उसका जवाब दे सकें। कि स्क्रिप्टेड ना हो प्रेस वार्ता, कि आए कहा चले गए। ऐसा हो कि जो भी कहा है वो मन से कहा है, विश्वास से कहा है और उसके प्रति आपकी जो भी टिप्पणी हो या आपका जो भी आपका रिएक्शन हो, उसको सहन करने का या उस पर फिर अपनी प्रतिक्रिया करने का एक मौका मिले। जो दिल्ली के चुनाव का परिप्रेक्ष्य है और जिसमें जो बातें विभिन्न पार्टियों की ओर से सामने आ रही हैं, वो आम सभाओं में आती हैं, जनसभाओं में आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आती हैं, प्रेस वार्ताओं में आती हैं, 1-on-1 इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें आती हैं। तो उससे एक ये इस बात का आभास होता है कि हर पार्टी जो है वो आउटरीच कैसी करना चाह रही है, किसके दिल तक पहुंचने का प्रयास है, किसके मन को छू लेने का प्रयास है। और जो आप देखते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र होता है, उसमें जो मुख्य बिंदु होते हैं उनका हम उल्लेख क्या करते हैं। दिल्ली के संदर्भ में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ और जहाँ जहाँ लोगों से चर्चा हुई, वार्ता हुई और जो हमने समीक्षा हम लोगों ने, हमारे साथी नेताओं ने आपके सामने बात रखी, उसमें एक मुख्य बात ये आई कि दिल्ली कैसी थी, कैसी है और कैसी होनी चाहिए, ये बात आपके सामने आई। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब दिल्ली की बात हो या अपने पड़ोस की बात हो, अपने घर की बात हो, तो उसमें बिजली, पानी, सड़क, घर, व्यवस्थाएं, जो आप कह सकते हैं सेफ्टी, सिक्योरिटी है लोगों की, आम जनता की है, महिलाओं की है, बच्चों की है, उस पर अक्सर ध्यान जाता है और उसी पर चर्चाएं हुआ करती हैं। लेकिन एक और इसका बहुत अहम पहलू है। हर बात तो हर प्रेस वार्ता में नहीं कही जा सकती, हर बात पर प्रकाश नहीं डाला जा सकता, क्योंकि बार बार प्रेस वार्ताएं होती हैं, अलग अलग लोग आते हैं, समीक्षा करते हैं और जिस बात पे ज़्यादा ध्यान देना है उस समय वहाँ पर वो ध्यान देते हैं। मेरा ये मानना है कि जब दिल्ली की बात होती है, दिल्ली की चर्चा होती है, तो दिल्ली का जो आम लोगों का एटीट्यूड है, हमारी जो अपने बारे में समाज के जो हमारी राय है, जो हमारी अपेक्षाएं हैं,
जो हम उम्मीदें रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा वातावरण हमको रहने के लिए मिलेगा, हमारे बच्चों को रहने के लिए मिलेगा, तो उसमें कभी कभी राजनीतिक पहलू आते हैं, यकीनन आते हैं कि हम किस दृष्टि से अपने राजनेताओं से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे समक्ष पेश आएँ, हमारी उनसे क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं और कितने वो उस पर समय समय पर उतरते हैं, उस पर वो सही बात कहने में सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब होते हैं। जो परिप्रेक्ष्य देखें दिल्ली के चुनाव का, बहुत 10 साल से जो चुनाव दिल्ली में होते आ रहे हैं, तो हमेशा किसी वर्ग विशेष पर या किसी सेगमेंट पर सोसाइटी के विशेष ध्यान दिया गया, इस उम्मीद में कि उसको वोट बैंक बनाया जा सकता है। वोट लेने का हक सबको है, हर एक तक जाने का अधिकार भी है, दायित्व भी है, वो सबका होता है, किसी को क्यों छोड़ें। जब डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हर एक का मत होता है और हर एक को अधिकार होता है अपने मत प्रदर्शन का, तो हर एक तक पहुंचना है। पहले पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन चुनाव में एक अवसर होता है कि हर एक तक पहुँच जाएं, उनकी बात समझने की कोशिश करें, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, उस पर अपना रिस्पांस दें। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हर सेगमेंट तक कोई पहुंचने का प्रयास करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक सेगमेंट को ख़ास तौर पर चुन लिया जाता है कि आज इन्हीं पर हम कंसंट्रेट करें, क्योंकि यही हमारी चाल होगी चुनाव जीतने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना करके ना कोई और करे ना हम करें। हम जो भी कहें वो सिर्फ एक विशेष वर्ग पर कंसंट्रेटेड ना हो, बल्कि एक उसूल की बात हो, एक प्रिंसिपल की बात हो, जिसे सब लोग स्वीकार करें, आम जनता स्वीकार करे, अप्रिशिएट करे और समर्थन दे उसका, और कहे कि हाँ ये सही बात है, ये अच्छी बात है। आज इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करने से पहले मुझे अभी यहाँ आने पर सूचना प्राप्त हुई, हमारे साथियों ने दी, कि उदित राज जी को आज हिरासत में ले लिया गया है। क्यों ले लिया गया हिरासत में? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये कब तक अंग्रेज़ शाही हमारे मुल्क में आज़ादी के इतने साल बाद चलती रहेगी कि प्रोटेस्ट करना भी एक बड़ी मुसीबत मानी जाती है, कि कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके उसका मुंह बंद, तो कितने अरेस्ट हो चुके थे, उसके बाद लोग बोलना ही भूल जाते, लेकिन मुंह बंद नहीं होता है और समर्थन बढ़ता है और लोगों का एंथुजियाज़म बढ़ता है, लोगों का आक्रोश आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्यों? वो हमारे साथी हैं, कर्मठ हैं, बहुत ऊर्जावान हैं और कभी किसी से डरे नहीं। इसलिए आज हमारा दायित्व बनता है कि आज हम उनके साथ खड़े रहें, शब्दों से खड़े रहें, अपने कार्यों से खड़े रहें, और जहाँ भी उनको हमारे किसी भी साथी की आवश्यकता हो, उन तक पहुंचकर उनको पूरा अपना समर्थन दे सकें। इसलिए सबसे पहले आपकी आज्ञा से मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं। अब आता हूं दिल्ली पर। दिल्ली पर ऐसा लगता है कि चुनाव के समय कुछ लोग, कुछ व्यक्ति, कुछ वर्ग जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपने इस बात को हमारे मंच से पहले भी सुना है, आज फिर इस बात को दोहराने का ये मौका आया है, और वो ये है कि बहुत सारे लोग अन्य दलों में, और जब मैं अन्य दल कहता हूँ तो कितने अन्य दल हैं दिल्ली में जो ये करते हैं, और वो दल आज किस बात का बखान कर रहे हैं, थोड़ा उस पर हम चाहते हैं कि थोड़ा प्रकाश डालें। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आज विशेष चिंता व्यक्त की जा रही है। तो अल्पसंख्यक में गरीब भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, और अल्पसंख्यक जो गरीब हैं वो दूसरे गरीबों से अलग नहीं हैं। जो मिडिल क्लास के अल्पसंख्यक हैं वो मिडिल क्लास बहुसंख्यकों से अलग नहीं हैं। जो उच्च श्रेणी के लोग हैं अल्पसंख्यकों में, मैं समझता हूँ कि वो जो बहुल्य श्रेणी के लोग हैं, जो बहुल्य समाज के लोग हैं, वो भी उसी श्रेणी के हैं। तो जो इनके लिए सही है वो उनके लिए भी सही है, जो उनके लिए सही है वो इनके लिए सही है। क्योंकि पिछले कुछ चुनाव, पिछले
दशक में चुनाव जो हैं वो अक्सर किए जाते हैं, अपनी रोटियां सीख लो और उसके बाद आप सरकार में बैठो और ऐश करो। हम ऐसा संदेश नहीं देना चाहते। हम यहाँ से खुलकर कहते हैं कि ध्रुवीकरण का विरोध हम करना चाहते हैं और उसके लिए बहुसंख्यक हो अल्पसंख्यक हो जितना भी आपस में मिलाप कर सकते हैं और मिलजुल के चल सकते हैं, हमारा यही एक आवेदन है कि आप मिलकर चलिए। अपने आप को सच्चा भारतीय मानते हुए, भारतवासी मानते हुए, इस देश का सच्चा सिपाही मानते हुए, हिंदुस्तानी मानते हुए आप एक साथ चलें। धर्म अपने अपने अलग होते हैं, आस्थाएं अपनी अपनी अलग होते हैं। हम अपनी आस्था को किसी और की आस्था से मुठभेड़ में खड़ा ना करें। हमारी आस्थाओं में कहीं मुठभेड़ की कोई गुंजाइश है नहीं। हर एक की आस्था, हर एक का धर्म और हर एक की सोच जो है उसका सम्मान हमारा लोकतंत्र करता है। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो हम कहने जा रहे हैं वो उस परिप्रेक्ष्य में या उस सेंस में नहीं लिया जाएगा जिस सेंस में इस बात को हमारे विरोधी दल कहते हैं। पता नहीं कहाँ से बहुत दिन बाद जहांगीरपुरी के जो फसाद हुए थे, जो राइट्स हुए थे, उसकी चर्चा छिड़ गई। CAA और NRC की चर्चा छिड़ गई। मैंने बहुत सारे CAA के और NRC के केसेस में भाग लिया है, बहुत सारे लोगों के लिए, बल्कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस छोड़कर अपने नौजवान साथियों के कंधों पे वो देकर मैं यहाँ आप लोगों से वार्ता करने आया हूँ। वो भी तभी का केस है, 4 साल पहले का केस है। आज तक वो लोग हिरासत में हैं। तो जो हिरासत में है उसको हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई ना समझें। जो हिरासत में है उसको इंसान समझें। जो भी है, जिस धर्म से भी वो जुड़ा हुआ है, उसको ये मानिए कि एक इंसान आज हिरासत में है। और क्या हिरासत में वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर हम ये कहते हैं कि हमको बहुत सहानुभूति है इन लोगों के साथ, तो थोड़ा सा हमको ये भी दिखाना होगा कि सहानुभूति उस समय कहाँ थी जब इनको दंडित किया जा रहा था या इन पर हमले हो रहे थे। अली जामिया यूनिवर्सिटी में नौजवानों पर हमले हुए, उसमें सब मुसलमान नहीं थे, सब अल्पसंख्यक नहीं थे। वो वहाँ की यूनियन के बच्चे थे, वो वहाँ के नौजवान साथी थे और उन्होंने कभी आपस में ये नहीं कहा कि तुम किस धर्म से जुड़े हो, हम किस धर्म से जुड़े हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि यूथ मूवमेंट के हम सिपाही हैं और यूथ मूवमेंट के सिपाही हम एक साथ बढ़ेंगे, चढ़ेंगे। हो सकता है कि किसी को शिकायत थी कि वो रास्ता बंद कर रहे हैं, किसी को शिकायत थी कि वो बस को रोक रहे हैं, हो सकता है शिकायत हो, लेकिन शिकायत का जवाब लाठी मार मार के लोगों के सर तोड़ना नहीं है। और जब सर टूट रहे थे तब हम लोग कुछ लोग वहाँ थे, लेकिन आज जो सहानुभूति दिखा रहे हैं वो कहाँ थे? वो तो उच्च स्तर के पदों पर बैठे थे, वो तो चुनाव लड़ रहे थे, उनको वोट मिल रहे थे। वो लोग कहाँ थे उस समय जब जहांगीरपुरी में घर जलाए जा रहे थे? वो लोग उस समय कहाँ थे जब CAA NRC के पर लोगों पर हमले हो रहे थे? तो वो लोग कहाँ थे जब ये कह रहे थे लोग कि मुझे मौका दो, मैं शाहीन बाग को एक दिन में खाली करा दूं? तो वो लोग कौन थे जो ऐसा कह रहे थे? नाम लेते हैं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि हमारा नाम ले लिया, लेकिन नाम वहाँ लेने की आवश्यकता क्या है जहाँ आप खुद जानते हैं कि वो कौन हैं जिन्होंने ऐसा कभी कहा और ऐसा करने का प्रयास किया। लोगों ने दुनिया में ये माना कि जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट था वो जैसे साउथ अमेरिका में, जैसे और जगहों में पीपल्स मूवमेंट, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स होती हैं, जैसे वियतनाम वॉर के ख़िलाफ़ अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस पे प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हुई। वहाँ तो कोई नहीं मुसलमान और हिंदू थे, वहाँ तो स्टूडेंट्स ही थे, वहाँ तो वो लोग भी वही लोग थे जो ये समझ रहे थे कि उनकी सरकार उनकी डेमोक्रेटिक राइट्स छीन रही है। और उसका क्या असर हुआ पूरी दुनिया पे आप भी जानते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वही असर दुनिया पर, और दुनिया पर नहीं तो पूरे भारतवर्ष पर, और पूरे भारतवर्ष पर नहीं तो कम से कम हमारी ये प्यारी दिल्ली पर अवश्य होगा। इसलिए हम इस बात का उल्लेख कर रहे हैं। जब बात आती है कि किस तरह से उत्पीड़न होता है, किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है,
लोगों का, मामूली लोगों का, साधारण लोगों का, तो फिर ये भी याद आता है कि जब विशेष घृणा से किसी ने किसी पर प्रहार किया, हमला किया, तो हम में से कौन खड़ा हुआ गिनती अपने को गिन लिए कि उनके साथ हैं जिन पर प्रहार हुआ है, हम उनके साथ नहीं जिन्होंने प्रहार किया है। बिल्किस बानो का नाम आता है और मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे लिए, हम सब के लिए एक शर्म की बात है कि हमारे देश में ऐसा हुआ। ऐसा हमारे देश में होता है, हमारे समय में भी ऐसा हुआ था, हम उसके लिए भी बहुत दुखी थे। आज फिर हमने देखा कि आज सज़ा हुई है कलकत्ते में, आज सज़ा की है, ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी है, और उस सज़ा को भी हम पढ़कर, उस सज़ा को पढ़कर हमारा मनोबल बढ़ता है कि आज कम से कम सालों साल हमको प्रतीक्षा इस बात की नहीं करनी पड़ती कि न्याय कब मिलेगा। किसी के साथ घोर अन्याय हुआ है तो न्याय कब मिलेगा, न्याय कार्रवाई कब पूरी होगी। और आज इसका भी हम उल्लेख करें कि ऐसा हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। वहाँ भी एक बार फिर दोहराता हूँ, वहाँ भी कहीं भी किसी धर्म विशेष का या समाज विशेष का इससे कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो सिर्फ इंसानियत से है, इंसानी हमदर्दी से है। और कुछ बातें हैं जिनका बहुत जल्द उल्लेख मैं कर दूं। जब कोरोना का प्रकोप था तो बहुत सारे लोगों पर बहुत कष्ट उठाना पड़ा, लोगों को कष्ट उठाना पड़ा। कहीं पर हमारी कम थी, अस्पतालों में जगह नहीं थी, अस्पतालों में लोग भर्ती नहीं हो सकते थे, लेकिन जो ठीक ठाक चलते हुए संस्थान थे, जैसे कि निज़ामुद्दीन मरकज़ का एक संस्थान था, उन लोगों का संस्थान था जिनको एक फ़ौज बना के कोरोना से लड़ने के लिए झोंका जा सकता था, उन्हीं पे आरोप लग गए। जब आप फ़ौज पर आरोप लगाओगे तो कौन लड़ेगा आपके लिए? उन्हीं पे आरोप लग गए, उन्हीं पर कैसी कैसी कड़ी कार्रवाई हुई, आप सब याद करें। और फिर देखिए, जब हम बंधुत्व की बात करते हैं, हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, हम सामाजिक एकता की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम एक दूसरे का सम्मान करें, उससे पहले एक दूसरे के धर्म ग्रंथों का हमको सम्मान करना चाहिए। और जो सम्मान धर्म ग्रंथों का नहीं करना समझता, जानता, वो कैसा व्यक्ति होगा। और इसलिए आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि एक आम आदमी पार्टी का विधायक, नाम ना लूँ तो अच्छा है, उसने कुरान पाक के पन्नों के साथ क्या किया, उस पर कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हुई, वो अलग बात है, लेकिन हमारा सामाजिक कार्रवाई क्या उन पे होनी चाहिए थी। जिन लोगों का ये दायित्व बनता था कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्या उन्होंने करी थी? कल को ऐसा ना करे, भगवान ऐसा ना करे, ऊपर वाला ऐसा ना करे कि किसी और धर्म ग्रंथ के साथ, किसी और धर्म के ग्रंथ के साथ कोई ऐसी हरकत करे और हम चुप बैठे रहें, हम ना देखें। हम अपने आप से ये पूछेंगे कि तुम्हारा धर्म क्या है, तभी बोलोगे। धर्म सबका है, हम सबके धर्म का सम्मान करते हैं। किसी के साथ भी कुछ होता है तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम खड़े हों, और सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए खड़े हों, तो हम यकीनन इंसानियत का सही उल्लेख कर पाएंगे और इंसानियत का सही सबूत दे पाएंगे। बात समय समय पे ये आती है कि चलो आज किसी का दिल बहलाएं, चलो आज पुजारी को कुछ पैसे दे दें, कुछ तनख्वाह दे दें, कुछ वेतन दे दें, तो वो चुनाव के समय क्यों? कभी कभी ये तो भी सोचना चाहिए कि पुजारी बेचारा रोज़ पूजा करता है, रोज़ आपके लिए दुआ करता है, तो चुनाव के समय क्यों आप सोचते हो कि उसको भी कुछ मदद मिलनी चाहिए, उसको भी कुछ सहयोग मिलना चाहिए। फिर आइए, एक बहुत विशेष वर्ग है जिसके लिए हमको बाबा भीमराव अंबेडकर ने आगाह कराया था। जब हमारा संविधान संचालित करने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत का एक जनप्रतिनिधि मानकर रखा गया था और उन्होंने उसका संचार किया, संविधान को बनवाया, लिखवाया, तो तब से एक बात और एक हमारा समर्पण चला आ रहा है, समर्पण चला आ रहा है। और इसी श्रृंखला में मैंने
जो बात की थी उदित राज जी की कि वो जिस चीज़ के लिए खड़े हुए हैं, जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये आवाज़ सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दी थी। तो हम दिखावे के लिए कहें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान में लिखा है तो इसलिए दलित समाज के लिए हम समर्पित हैं तो क्या कर रहे हैं? दलित समाज को बाबा भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भेजें, इसका स्वागत हम सब ने किया था। लेकिन कितने लोग कितने वर्षों में वहाँ जा पाए, कितने पैसे की घोषणा करी, कितना पैसा रिलीज़ हुआ, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान करें कि सिर्फ 25 लाख वितरण हुए हैं, सिर्फ 25 लाख वितरण हुए हैं उस स्कीम में जिसमें करोड़ों रुपए की घोषणा की गई थी। तो फिर एक बात उनकी भी कर लें जो बेचारे बहुत उम्मीद लगाए, टकटकी लगाए बैठे थे कि हमको कंफर्म किया जाएगा, हमारा रोज़गार पक्का किया जाएगा। कितने लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लोग हैं, वो लोग हैं जो एडहॉक पड़े हैं, जिनको कॉन्फर्मेशन देने की बात कही गई थी और जिनको कंफर्म और रेगुलराइज करने की बात कही थी, वो आज तक कुछ सुनने में कुछ पता उसके बारे में चल नहीं रहा है। और आइए हम ये थोड़ी सी बात कर लें, जो इसका मैंने जिक्र कर दिया, जो अस्थाई और एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उस पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए क्या सिर्फ वोट लेने के वक्त ही हम अच्छी बातें कहते हैं, करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं जो हमारी जो शब्दावली बन गई है इलेक्शंस की और राजनीति की, कि बहुत सारी बातें कही जाती हैं और वो तो जुमले होते हैं। जुमलों की राजनीति कब तक चलेगी? सच्चाई, सत्य की और दिल से बात वो कहनी जिस बात पर हम मजबूती से खड़े हो सकें, जिस बात को चल सकें और जिसका ब्यौरा हम हर 5 साल दे सकें, ऐसी बात कहें, ऐसी राजनीति हम बना कर चलें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश में चारों तरफ उजाला होगा, हम लोग सब कामयाबी और सफलता की तरह आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत